Hi everyone, I hope you all are well. So let's start learn biotech. Today we are going to learn about protoplast isolation, which is the first step of protoplast fusion. मैंने प्रोटोप्लास्ट की डेफिनेशन, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन एंड सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन है कि इंट्रोडक्शन है कि क्या होता है और किस लिए यूज़ किया जाता है, इसकी वीडियो मैंने पहले डाली हुई है चैनल पे, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. प्रोटोप्लास्ट है, हम फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है. प्रोटोप्लास्ट एक सेल से, जब प्लांट सेल से एक्चुअली जब एक प्लांट सेल से सेल वॉल रिमूव कर दी जाती है तो उसको हम प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं. ठीक है, जब एक सेल के पास सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है, वो प्लांट सेल के पास सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है, ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, सो हम उसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट. ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट. सो ये प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन, बेसिकली प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन है क्या? रिमूवल ऑफ सेल. ठीक है, हम बोल सकते हैं कि ये है क्या? रिमूवल ऑफ सेल वॉल, क्योंकि जब भी सेल वॉल रिमूव हो जाएगी तो हमारे पास प्रोटोप्लास्ट आ जाएगा. अब इसमें क्या कंडीशंस होनी चाहिए? हम प्रोटोप्लास्ट सेल वॉल को रिमूव कर रहे हैं, प्रोटोप्लास्ट बना रहे हैं. सो इसमें हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए कि ईजिली जो है सेल वॉल रिमूव हो जाए. कोई भी सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जितनी ऑर्गेनलीज हैं, न्यूक्लियस है, वो बिल्कुल भी डैमेज ना हो. ठीक है, उनको वो बिल्कुल भी डैमेज ना हो ताकि हम आगे प्रोसीड कर सकें, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में यूज़ कर सकें उस प्रोटोप्लास्ट को. अगर वहाँ कोई डैमेज होगा, न्यूक्लियस में कोई प्रॉब्लम होगी, तो आगे अगर कोई हाइब्रिड बना रहे हैं तो वो प्रॉपर नहीं बन पाएगा. सो वी स्टार्ट प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन. सो प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन के दो मेथड हो सकते हैं. ठीक है, अगर हम बात करें प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन के मेथड के, तो सबसे पहले मेथड होता है मैकेनिकल मेथड एंड नेक्स्ट वन इज़ एंजाइमेटिक मेथड. ठीक है, सो ये दो तरीके के मेथड यूज़ किए जाते हैं, मैकेनिकल मेथड एंड एंजाइमेटिक मेथड. सो एंजाइमेटिक मेथड से तो क्लियर हो रहा होगा कि एंजाइम की हेल्प से सेल वॉल को रिमूव करना. ठीक है, बेसिकली हम कर क्या रहे हैं? सेल वॉल को रिमूव करा रहे हैं. सो एंजाइम की हेल्प से सेल वॉल को रिमूव कराना जो है, ये होता है एंजाइमेटिक मेथड. मैकेनिकल मेथड से आप क्या समझते हैं? मैकेनिकल मेथड थोड़ा समझने में टिपिकल है कि मैकेनिकल मेथड से बेसिकली करा तो हम सेल वॉल ही रिमूव रहे हैं, बट सेल वॉल हम मैकेनिकल मेथड से किस तरीके से रिमूव करा रहे हैं. सो फॉर जस्ट एन एग्जाम्पल, यू कैन सी इन योर हाउसेज कि आप रात को आमंड्स डिप करके रखते हैं वाटर के अंदर. सो वो स्वेलन अप हो जाता है. स्वेलन अप होने की वजह से जो उसकी वॉल होती है, यू कैन से द मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन आलमंड्स की, वो बहुत ईजीली आप उसको पील ऑफ कर सकते हैं. ठीक है, तो मैकेनिकल मेथड में भी कुछ इसी तरीके का प्रोसेस किया जाता है. जिस तरीके से आप काफ़ी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं अपने डेली हाउस होल्ड्स में, कि आप उसको डिप करके रखते हैं तो वो स्वेलन अप होने की वजह से आउटर लेयर जो है वो बहुत इजीली निकल जाती है. या फिर बहुत सारी चीज़ों में ऐसा होता है कि श्रिंक होने की वजह से भी वो जो आउटर लेयर है वो लूज़ हो जाती है, देन वो ईजिली पील ऑफ की जा सकती है. सो इसी तरीके का जो है हमारी सेल के साथ एक टेक्निक परफॉर्म की जाती है. यहाँ पे हम लेते हैं जो सेल्स हम यूज़ करते हैं, जो सेल्स हम यूज़ करते हैं वो होती हैं प्रोटियोलाइटिक सेल्स. इनको हम बोलते हैं प्रोटियोलाइटिक सेल्स. ठीक है, तो वो प्रोटियोलाइटिक सेल्स जो होती हैं वो थोड़ी सी श्रिंकिंग जो होती हैं, जो सिंपल हो गई. ठीक है, ये एक नॉर्मल सेल हो गई. अब नॉर्मल सेल थोड़ी सी श्रिंक हो जाती है, इस तरीके से, तो उसको हम प्रोटियोलाइटिक सेल बोलते हैं. वो किस तरीके से? वो ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से होता है. सो इस प्रोटियोलाइटिक सेल को हम आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं. ठीक है, आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं. आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन का मतलब है कि जो सेल के अंदर का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है और बाहर जो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो दोनों सेम है. ठीक है, अब सेम होने के बाद जो ऊपर वाली सेल है वो लूजन अप हुई थी, वो थोड़ा सा टाइटन हो जाती है. थोड़ा टाइटन हो जाने के बाद ये ईजीली जो है पील ऑफ की जा सकती है, या फिर आप बोल सकते हैं टीजिंग ईजीली की जा सकती है सेल वॉल की. तो ये तरीका होता है, एक हमारा मेथड होता है जिससे आप क्या कर सकते हैं? प्रोटोप्लास्ट बना सकते हैं. ठीक है, प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन कर सकते हैं बेसिकली. तो प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन का ये मेथड है, लेकिन ये मेथड जो है वो बहुत रेयरली यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. जैसे फर्स्ट डिसएडवांटेजेस है कि ये बहुत ही लो यील्ड देता है.
ठीक है, बहुत लो यील्ड देता है, और जो उसका लेबरिंग के लिए यूज़ होता है, लेबर्स यूज़ होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होता है, टाइम कंज्यूमिंग है। सो इस वजह से ये वाला मेथड जो है वो बहुत ही कम यूज़ किया जाता है। सिर्फ एक कंडीशन में यूज़ किया जाता है कि जहाँ पे आपका एंजाइमेटिक मेथड, ठीक है, जहाँ पे आपका एंजाइमेटिक मेथड यूज़ ना हो सके, ठीक है, मतलब कि एंजाइम्स वहाँ पे वर्क नहीं कर रहे हैं सेल वॉल को डिग्रेड करने के लिए, तो वहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा मैकेनिकल मेथड। लेकिन बहुत ही रेयर कंडीशंस में ऐसा होता है, सो बहुत ही रेयर कंडीशन में ही मैकेनिकल मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली मेन मेथड जो हमारा यूज़ किया जाता है वो है एंजाइमेटिक मेथड। सो मैकेनिकल मेथड के लिए अनियन बल्ब, रेडिश रूट, ठीक है, रेडिश रूट एंड बीट रूट का के टिश्यूज़ का, ठीक है, इन प्लांट्स के टिश्यूज़ का यूज़ किया जा सकता है प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन में विद द मैकेनिकल मेथड। सो लेट्स कम टू द एंजाइमेटिक मेथड। एंजाइमेटिक मेथड सबसे पहले कॉकिंग ने दिया था इन 1960, ठीक है, 1960। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि जो कौन कौन से जो हम टिश्यूज़ हैं वो ले सकते हैं प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट करने के लिए एंजाइमेटिक मेथड से। सो हम सिंपली लीव से ले सकते हैं, पेटियोल से ले सकते हैं, ठीक है, शूट से ले सकते हैं, एपिकल्स, ठीक है, एपिक्स, रूट्स, फ्रूट्स एंड स्टेम से, ठीक है। तो मतलब आफ्टर ऑल ये कोई भी, ठीक है, कोई भी पार्ट हो सकता है प्लांट का, कोई भी प्लांट का पार्ट हो सकता है जिससे आप टिश्यूज़ ले सकते हैं एंड देन प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट करा सकते हैं। मेन जो कन्वीनियंटली जो यूज़ किया जाता है, सबसे ज़्यादा सूटेबल जो होता है वो होता है प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट करने के लिए मीज़ोफिल सेल्स, ठीक है, या फिर यू कैन से मीज़ोफिल टिश्यूज़, ठीक है। मीज़ोफिल टिश्यूज़ यूज़ किए जाते हैं। अब सबसे पहली बात है कि मीज़ोफिल टिश्यूज़ ही क्यों यूज़ किए जाते हैं। मीज़ोफिल टिश्यूज़ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जैसे एपिडर्मिक टिश्यूज़, फर्स्ट लेयर जो होती है वो एपिडर्मिक टिश्यूज़ की होती है, उसके नीचे वाली लेयर जो होती है वो होती है मीज़ोफिल टिश्यूज़, ठीक है। सो ये मीज़ोफिल टिश्यूज़ जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं किस वजह से, क्योंकि ये लूजली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। मीज़ोफिल जैसे ये सेल्स होती हैं, टिश्यू होती हैं, वो थोड़ा लूजली अरेंज्ड होते हैं, ज़्यादा टाइटली अरेंज्ड नहीं होते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम्स जो हैं वो ईजीली एंटर कर सकते हैं एंड अपना वर्क कर सकते हैं, ठीक है। सेल्स के बीच में जब जाएंगे तो ईजिली वो सेल वॉल को डिग्रेड करने में हेल्प कर सकते हैं। तो इस वजह से मीज़ोफिल सेल्स जो हैं या मीज़ोफिल टिश्यूज़ जो हैं वो सबसे कन्वीनियंट होते हैं इस मेथड को परफॉर्म करने के लिए। सो दिस इज़ द एंजाइमेटिक मेथड। अब हम बात करते हैं कि एंजाइमेटिक मेथड में एंजाइम्स हम कौन कौन से यूज़ करते हैं। हाँ, एंजाइम्स हम कौन कौन से यूज़ करते हैं। तो देखिए, ये हमारी सेल वॉल की अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें, ठीक है, सेल वॉल के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला होता है सेल्यूलोज का कंपोनेंट होता है, ठीक है, सेल्यूलोज के कंपोनेंट्स होते हैं। देन हेमी सेल्यूलोज के कंपोनेंट्स होते हैं, एंड देन जो मिडल लैमेला प्रेजेंट होता है, मिडल लैमेला के अंदर जो होता है वो होते हैं पेक्टिन के कंपोनेंट्स, ठीक है, पेक्टिन के कंपोनेंट्स। सो मेनली बेसिकली हम बात करें तो इन तीनों के डेरिवेटिव्स या इन तीनों के कंपोनेंट्स, इन तीनों से ही बन के सेल वॉल मिलके सेल वॉल बनती है। सो सेल्यूलोज, पेक्टिन एंड हेमी सेल्यूलोज। तो यहाँ पे हमें एंजाइम्स कौन कौन से यूज़ करने होंगे। सो सेल्यूलोज डिग्रेड करने के लिए हमें हमारे पास होना चाहिए सेल्यूलेज, ठीक है, यानी कि सेल्यूलेज एंजाइम यूज़ करेंगे। पेक्टिन को डिग्रेड करने के लिए पेक्टिनेज एंड हेमी सेल्यूलोज को डिग्रेड करने के लिए हेमी सेल्यूलेज, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स होंगे, एग्जांपल्स नहीं कि बेसिक एंजाइम्स जो हमारे पास प्रेजेंट होंगे सेल वॉल को डिग्रेड करने के लिए, वो होंगे सेल्यूलेज, हेमी सेल्यूलेज एंड पेक्टिनेज, ठीक है। अब इनके भी जो मेनली जो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, जो मेन यूज़ किए जाते हैं एंजाइम्स कॉमनली यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं सेल्यूलेज की अगर हम बात करें तो मेनली यूज़ किया जाता है वो होता है R10, ये होता है R10। और हेमी सेल्यूलेज की बात करें तो जो कॉमनली यूज़ किया जाता है वो होता है HP150। एंड पेक्टिनेज जो कॉमनली यूज़ किया जाता है वो होता है मैसेरोजाइम, ठीक है, मैसेरोजाइम जो कहाँ से डिराइव किया गया है, मैसेरोजाइम डिराइव किया गया है राइजोपस फंगस से, ठीक है, राइजोपस फंगस, मैसेरोजाइम राइजोपस फंगस से डिराइव किया गया है।
Next is one enzyme is derysilase, which shows the activity of both cellulytic activity and पेक्टोलाइटिक, यानी कि ये पैक्टिनेज एंजाइम की जगह पे भी यूज़ किया जा सकता है और सेल्यूलेज और हेमीसेल्यूलेज एंजाइम की जगह पे भी यूज़ किया जाता है, यानी कि उन दोनों की एक्टिविटीज़ को शो करता है. Some another examples of the enzymes which are helping in the degradation of cell wall. These are helicase, colonase, cellulysine and pectolase एंजाइम्स. ठीक है, ये कुछ अनदर एग्जाम्पल्स हैं जो एंजाइम्स यूज़ किए जाते हैं डिग्रेडेशन ऑफ सेल वॉल. ठीक है, सो नेक्स्ट वन है, अब क्या है कि बार्ले प्लांट है एक. ठीक है, बार्ले प्लांट के अंदर कुछ सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं एल्यूरोन सेल्स. ठीक है, एल्यूरोन सेल्स बेसिकली कोई भी सेल्स हैं, अगर हमें उनको प्रोटोप्लास्ट बनाना है तो हम उन्हें 3 एंजाइम से जो है वो 3 एंजाइम से ट्रीट करेंगे. वो हमारे पास क्या क्या होंगे, सेल्यूलेज एंजाइम, हेमी सेल्यूलेज एंजाइम एंड पैक्टिनेज एंजाइम. ठीक है, इन तीनों से ट्रीट कराएंगे. सो इन सेल्स के अंदर क्या होता है कि जो हेमी सेल्यूलोज होता है, हेमी सेल्यूलोज से जो कंपोनेंट्स बने होते हैं या फिर पैक्टिनेज से जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सब डिग्रेड हो जाते हैं इजीली. ठीक है, वो सब इजीली डिग्रेड हो जाते हैं, लेकिन जो सेल्यूलोज से जो बने होते हैं वो सेल्यूलेज जो है वो डिग्रेड नहीं कर पाता, क्योंकि ये प्रोटोप्लास्ट इनको ट्रीट करने के बाद जो होता है नहीं कर पाता, क्योंकि जो ये सेल्स होती हैं वो सेल्यूलेज रेजिस्टेंट सेल होती हैं. ठीक है, इनकी सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज रेजिस्टेंट होती हैं और देन इनके पास जो है वो सेल्यूलोज का कंपोनेंट रिमेन रह जाता है सेल वॉल के अंदर. ठीक है, तो ऐसी सेल्स जिनके अंदर सेल्यूलोज कंपोनेंट्स रह जाते हैं, डिग्रेड नहीं हो पाते हैं, उन सेल्स को हम बोलते हैं स्फेरोप्लास्ट. ठीक है, उनको हम बोलते हैं स्फेरोप्लास्ट. इन सेल्स को हम बोलते हैं स्फेरोप्लास्ट. और देन इनको अब हमें प्रॉपर प्रोटोप्लास्ट चाहिए, तो प्रोटोप्लास्ट के लिए दोबारा इनको ट्रीट कराया जाता है ग्लूसोलेज. ठीक है, ग्लूसोलेज से ट्रीट कराया जाता है एंड देन हमें लास्ट में प्रोटोप्लास्ट रिज़ल्ट मिल जाता है, प्रोटोप्लास्ट. ठीक है, सो ये था एक थोड़ा सा मतलब यूनिक चीज़ें भी बहुत सारी चीज़ों में होती हैं कि अगर प्रॉपर प्रोसेस नहीं चलता, कहीं ना कहीं यूनिक भी आता है कुछ ना कुछ. ठीक है, कहीं ना कहीं डिसएडवांटेजेस होते हैं. सो ये चीज़ है कि यहाँ पे जो है एंजाइमेटिक मेथड है, लेकिन यहाँ पे हमें एक और एंजाइम का, एक्स्ट्रा एंजाइम का यूज़ करना होता है. सो अब हम थोड़ा सा फिज़िकल चेंजेस पे बात कर लेते हैं कि हमें फ़िज़िकली क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं जब हम प्रोटोप्लास्ट का आइसोलेशन कराते हैं. सो हमें पीएच कितना चाहिए एंजाइमेटिक मेथड के लिए, दिस ऑल अबाउट एंजाइमेटिक मेथड. पीएच चाहिए 4.7 से 6.0 के बीच में. टेम्परेचर चाहिए 25 to 30 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो ये फिज़िकल था. नाउ एंजाइमेटिक मेथड भी हम 2 तरीके से परफॉर्म करा सकते हैं. यहाँ पे जो सेल्यूलेज एंजाइम है और हेमी सेल्यूलेज एंजाइम्स हैं वो सेल्यूलाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, और पैक्टिनेज हैं जो पैक्टिनेज एंजाइम है वो पेक्टोलाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं. तो हम इस हेलिकेज जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है या एंजाइमेटिक मेथड है, इसको 2 स्टेप्स में कर सकते हैं. या तो हम पहले ये डालें और फिर ये डालें. ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं कि पहले हम ये वाले एंजाइम्स डालें एंड देन हम ये वाले डालें, कि ये प्रोसीड होने के बाद ये प्रोसीड करें. और ये हो सकता है 2 स्टेप्स में. ठीक है, ये 2 स्टेप्स में होगा, और हम इसको 1 स्टेप में भी कर सकते हैं. ठीक है, 1 स्टेप में यानी कि इन दोनों को एक साथ ही डाल दें, ये दोनों एक साथ ही वर्क करें और सेल वॉल को ईजिली डिग्रेड कर दें. सो इस वीडियो में हमने दोनों मेथड्स जो हैं प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन के वो कवर कर लिए हैं, मैकेनिकल एंड एंजाइमेटिक बोथ. और देन हमने एंजाइम्स कौन कौन से यूज़ होते हैं उसके एग्जांपल्स भी कवर किए हैं, कुछ अनदर एग्जांपल्स. एंड जो एंजाइमेटिक मेथड में 2 तरीके से किस तरीके से रिएक्शंस को करा सकते हैं 2 स्टेप मेथड में और 1 स्टेप मेथड में, वो भी हमने कवर कर लिया है. अब हम नेक्स्ट जो वीडियो प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन की बनाएंगे उसमें हम कवर करेंगे कि किस तरीके से हम स्टोर कर सकते हैं प्रोटोप्लास्ट को, कौन कौन से कल्चर्स कर सकते हैं, वो कल्चर किस तरीके से किया जाता है, क्या मेथड होता है, वो सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें. एंड प्लीज़ शेयर मोर एंड मोर फॉर द लेटेस्ट वीडियोज़. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.